everyone, welcome to Learn with Motivation. Today we are going to read Class 9th Subject Information Technology Code 402 Book Employability Skills Unit 1 Communication Skill. In the previous video we already covered the topic communication cycle, communication style, which is verbal, written, non-verbal, visual, their advantages and their disadvantages. इस वीडियो में हम टॉपिक कवर करेंगे पर्सपेक्टिव इन कम्युनिकेशन, फैक्टर अफेक्टिंग कम्युनिकेशन एट वर्क प्लेस, राइटिंग स्किल्स. लेट्स स्टार्ट द वीडियो. A topic is perspectives in communication. पर्सपेक्टिव होता है दृष्टिकोण. तो आपका जैसा दृष्टिकोण होगा आप उस पर्टिकुलर मैसेज का मीनिंग भी वैसे ही समझ लेंगे. अब मैं एक एग्जाम्पल आपको देती हूँ. काफी मशहूर जोक है कि एक बार क्या हुआ कि कुछ लोगों को, जैसे ये जो होता है ना जिनको बुरी आदतें लग जाती हैं अल्कोहल पीने की, तो ऐसे ही एक सेंटर में लोगों उनको ये समझाने के लिए, शराबियों को समझाने के लिए कि शराब हमारे लिए नुकसानदायक है, तो वहां पे डॉक्टर ने एक एक्सपेरिमेंट शो किया. उसने क्या किया कि एक शराब का गिलास लिया और एक पानी का गिलास लिया और उसने दोनों में जिंदा कीड़े डाल दिए. तो पानी वाले गिलास में वो कीड़ा चलता रहा, जिंदा रहा, लेकिन शराब वाले गिलास में डाला हुआ कीड़े की डेथ होगी, वो वहां मर गया. तो अब उस डॉक्टर ने शराबियों से पूछा कि आपको क्या समझ आया. एक्चुअल में तो डॉक्टर ये चाहता था बताना कि शराब हमारे लिए नुकसानदायक है, इसे पिएंगे तो आपकी जल्दी डेथ हो जाएगी, बल्कि पानी आपके लिए सेहतमंद है, तो पानी आपको पीना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा पानी आपको डिहाइड्रेट रखता है, ठीक है, हाइड्रेट रखेगा आपकी बॉडी को, तो आपको पानी ज्यादा पीना चाहिए. लेकिन वो शराबी थे, उनका दृष्टिकोण क्या था, शराब जैसा के लिए था. तो उन्होंने क्या आंसर दिया कि हमें शराब पीनी चाहिए क्योंकि शराब पीने से हमारा पेट के कीड़े मर जाते हैं. तो यहाँ पर क्या हुआ, गलत दृष्टिकोण की वजह से वो जो सही मैसेज कन्वे करना चाहते थे वो मैसेज भी उन्होंने अपना गलत दृष्टिकोण की वजह से गलत लिया. तो यहाँ पे मीडिया, ऑर्गेनाइजेशन, सोसाइटी आपको जो मैसेज भेजना चाह रही है, तो पर्सपेक्टिव मतलब दृष्टिकोण, जैसा दृष्टिकोण होता है वैसा ही लोग उसको लेते हैं, वो उस मैसेज को वैसे ही कन्वे कर देते हैं, वैसे ही उसको पकड़ लेते हैं, ठीक है. तो यहाँ पर भी ऑल कम ईच कम्युनिकेशन एक्सचेंज, हम लोग क्या करते हैं, आपस में बातें कर रहे हैं, अपना मैसेज कन्वे कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, लेकिन लोग उसको क्या करते हैं, फिल्टर करके अपने फायदे की चीज पकड़ लेते हैं, बाकी चीजें छोड़ देते हैं. अब कोई मूवी होती है, मूवी में से कुछ लोग को हीरो की बात अच्छी लगती है तो वो हीरो की बात पकड़ता है, कुछ लोगों को विलन की बातें अच्छी लग रही हैं तो वो विलन की बातें, कि मारना धाड़ना ये अच्छा लग रहा है. तो वहां पर आप क्या पिक कर रहे हो ये आपके दृष्टिकोण पर डिपेंड करता है. विजुअल परसेप्शन क्या होता है, विजुअल परसेप्शन इज द एबिलिटी टू सी और इंटरप्रेट, यानी कि एनालाइज द गिविंग मीनिंग. आप एनालाइज करते हो विजुअल को देख के, फोटो को देखकर, कि ये क्या इंफॉर्मेशन देना चाह रहा है. एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे ये फोटो है, अब इस फोटो में कुछ लोग इसको कहेंगे कि एक यंग लेडी की फोटो है, कुछ लोग कहेंगे इसको कि ये ओल्ड लेडी की फोटो है. तो आपका जैसा दृष्टिकोण होगा वैसा इसको फोटो को समझ लोगे. लैंग्वेज, द डिफरेंट पर्सपेक्टिव वी एक्सपीरियंस कैन बी विद द लैंग्वेज. आप किसी और की लैंग्वेज में, किसी और को, अब जैसे कि किसी की लैंग्वेज में तू बोलना नॉर्मल बात है, लेकिन कुछ की लैंग्वेज में तू बोलने को बेइज्जती मानी जाती है, इंसल्ट मानी जाती है ना. यू, आप देखो इंग्लिश में तो यू ही शब्द है, लेकिन हिंदी में हम रिस्पेक्ट के लिए आप बोलते हैं, नाम के साथ जी लगाते हैं. तो यहाँ पे लैंग्वेज की वजह से भी आप जो मैसेज कन्वे कर रहे हैं उसका मीनिंग बदल जाता है. पास्ट एक्सपीरियंस, अगर किसी पर्सन के साथ आपका पास्ट एक्सपीरियंस खराब है और वो जो अगर कोई मैसेज आपको कन्वे कर रहा है तो आप उसके मैसेज को पिक ही नहीं करते हो, आप उसके मैसेज का गलत मतलब ही ले लेते हो. मान लो कि एक स्टूडेंट था, वो पास्ट में कभी उसने चोरी करी होगी, तो एट प्रेजेंट अगर वो कह भी रहा है कि मैंने चोरी नहीं करी है,
और उसने एक्चुअल में भी नहीं करी है, लेकिन आप उसकी बात पे विश्वास नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि आपका पास्ट एक्सपीरियंस आपको विश्वास करने नहीं देता। तो यहाँ पे पास्ट एक्सपीरियंस भी आपके मैसेज कन्वे को, मैसेज की के दृष्टिकोण को असर करता है। प्रीजुडाइज का मतलब होता है कि आप पहले से ही तय कर लेते हो कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो मेरे साथ तो ऐसा ही होने वाला है। कई बार कई बच्चों के माइंड में ये सेट हो जाता है, मैं चाहे जितना मर्जी अच्छा कर लूं, मैम मेरे को देने तो 7 ही नंबर वाली है, तो वो कोशिश ही नहीं करते, है ना। तो ये चीज आपके माइंड में, अगर आप पहले से ही फ्यूचर सोच के बैठे हो, आप पहले से ही सोच के बैठे हो कि मैं तो कभी जिंदगी में 100 नंबर ला ही नहीं सकता, तो वो आपके स्टडी के, जो पढ़ना है, जो टाइम लगाना है, आप उस पर असर करता है और आप स्टडी ही नहीं करते। तो ये चीज गलत है कि आप पहले से ही अपना फ्यूचर को जज करके बैठे हो। आप पहले से ही किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने जा रहे हो, जज करके बैठ गए हो कि नहीं, इसमें तो मैं हो ही नहीं सकता क्योंकि बहुत इंटेलिजेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो हमारा तो कुछ हो ही नहीं सकता, इसीलिए आप उसकी तैयारी अच्छे से नहीं करते। ठीक है, तो ये भी आपका एक पर्सपेक्टिव है, ये दृष्टिकोण है जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करता है। फीलिंग्स, there are actually two ways in which your feelings can influence your communication। दो तरीके से हमारी जो फीलिंग्स है हमारी कम्युनिकेशन के ऊपर असर डालती है। पहली, उस दिन हमारी फीलिंग्स कैसी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं खुश हूं तो मैं अच्छे से पार्टिसिपेट करूंगी, अच्छे से कम्युनिकेट करूंगी, अच्छे से मैसेज को रिसीव करूंगी, अच्छे से मैसेज को कन्वे करूंगी। अगर मैं उदास हूं तो वहां मेरे जो कम्युनिकेशन के ऊपर असर आ जाएगा। ठीक है, और यही सेम चीज उस दिन का फीलिंग, सिर्फ ये नहीं कि फीलिंग के ऊपर है, आपकी तबीयत अगर खराब है, आपकी अगर मतलब तबीयत बहुत खराब है, आप बुखार है या कुछ आपको पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, तो आपके कम्युनिकेशन पे असर आएगा। आप तरीके से वो कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे मैसेज को। कम्युनिकेट मतलब आपको मैसेज इंटरचेंज करना है, चाहे क्लास में टीचर और स्टूडेंट का है या फिर आपका क्लासमेट का है, कहीं पर भी है, तो आप प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। और वहीं आपकी तबीयत ठीक है तो आप अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हैं। दूसरा है कि जिस पर्सन के साथ आपको कम्युनिकेशन करनी है, उस पर्सन के साथ आपके रिलेशन कैसे हैं, या उस पर्सन के साथ आपका मतलब कैसा स्टेटस है। फॉर एग्जाम्पल, कि अगर आप जिस तरीके से आप अपनी मम्मी से बात करते हो, सेम वे से आप स्कूल के प्रिंसिपल से तो नहीं बात कर सकते ना। तो स्पेसिफिक पर्सन की अकॉर्डिंग आपकी जो फीलिंग्स है वो चेंज होती है, और फीलिंग्स की वजह से आपके कम्युनिकेशन का वे भी चेंज हो जाता है। ओके, एनवायरमेंट, द लास्ट एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस ऑन द कम्युनिकेशन इज योर एनवायरमेंट। आप कौन से एनवायरमेंट में हो। टीचर और स्टूडेंट का बिहेवियर अलग होगा, फॉर्मल तरीका, इनफॉर्मल वे, तो उस एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग भी असर करेगा। फैक्टर अफेक्टिंग द कम्युनिकेशन एट वर्क प्लेस। वर्क प्लेस मतलब कभी किसी ऑफिस में, अब नेचुरली आप पढ़े होंगे, जॉब करेंगे तो किसी ऑफिस में जॉब करेंगे, किसी भी ऑफिस में जॉब करते हैं तो वहां पर कम्युनिकेशन कैसे इफेक्ट करती है। कम्युनिकेशन फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द वर्क प्लेस कम्युनिकेशन आर, फर्स्ट है कल्चर डाइवर्सिटी। कल्चर डाइवर्सिटी मतलब आपका कल्चर अलग है, वो बांग्ला है, वो हिंदू है, दूसरा सिख है, एक पंजाबी है, एक क्रिश्चियन है, तो सबकी क्या कल्चर बैकग्राउंड अलग अलग है। तो उस हिसाब से जब आपस में आप कम्युनिकेशन करते हो तो चांस ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग, रॉन्ग इंटरप्रेशन के चांस बहुत रहते हैं। किसी चीज को आप बड़ी अच्छा मानते हो, धार्मिक मानते हो सकता है क्योंकि उनके कल्चर में ऐसा नहीं है तो वो उसको काफी रिलीजियस नहीं मानते, तो इस वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ मैसेज, कोई मैसेज आप कन्वे कर रहे हो तो वो मैसेज उनके लिए गलत हो सकता है। ठीक है, जैसे फास्टिंग है, जैसे व्रत रखते हैं, पूजा करते हैं, तो इस तरह के कई कम्युनिकेशंस होते हैं जो कि दूसरे कल्चर में नहीं है, तो वहां पे अगर आप मैसेज कन्वे कर रहे हो तो उनको समझ नहीं आता, तो वहां वो गलत मतलब निकाल सकते हैं। इमोशनल डिफरेंस, इमोशनल डिफरेंस मीन्स कि जो फीलिंग्स हैं, जो फीलिंग्स ऑफ पार्टीज हैं इन्वॉल्व द कम्युनिकेशन सिग्निफिकेंटली अफेक्ट द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन। एक एग्जांपल ले लो कि जैसे डॉक्टर है,
डॉक्टर पेशेंट का इलाज कर रहा है। अब डॉक्टर जो है वो इमोशनली अटैच नहीं है पेशेंट से, इसीलिए वो प्रॉपरली इलाज कर पाता है। आप इमोशनली अटैच होते हो, तो जब उसको इंजेक्शन लग रहा है पेशेंट को या उसकी ब्लीडिंग हो रही है, तो आप डर के मारे दर्द के मारे आंखें बंद करते हो, तो आपकी फीलिंग काफी ओवरवेल्म हो जाती है। लेकिन जो डॉक्टर है वो ब्रेवली उसको बैंडेज कर रहा है, इंजेक्शन लगा रहा है ना, तो वहां पर फीलिंग चेंज हुई, इमोशनल आया डिफरेंस। इमोशनल डिफरेंस की वजह से वो इजीली अपना इलाज कर पाता है। तो ये कई बार जरूरी भी है कि इमोशनल डिफरेंस हो। अब पास्ट एक्सपीरियंस, किसी क्लाइंट के साथ आपका पास्ट का एक्सपीरियंस खराब गया है, तो अब जब उसके साथ दोबारा डील करनी पड़ रही है तो आपका जो पास्ट एक्सपीरियंस है उस वजह से आप उससे प्रॉपर बात नहीं करेंगे, या किसी ने लास्ट टाइम आपकी इंसल्ट करी थी, अब इस बार अगर वो आपसे डील कर रहा है तो अब उसके अकॉर्डिंग ही उससे बात करोगे। तो पास्ट एक्सपीरियंस आपके कम्युनिकेशन को अफेक्ट करती है। तो एजुकेशनल एंड इंटेलेक्चुअल डिफरेंस, एजुकेशनल अगर आपकी पढ़ाई, आपका एक ही ऑफिस में स्टाफ में जो हायर पोस्ट पर है वो क्या करेगा, वो जो अपना लोअर पोस्ट वाला है, ठीक है, सुबॉर्डिनेट है, उससे ढंग से डील नहीं करेगा, उसके मैसेज को ज्यादा मतलब वैल्यू नहीं देगा। और जो लोअर है, सुबॉर्डिनेट है, वो क्या करेंगे, जो अपने हायर पोस्ट वाला है उसके मैसेज को वो रिसीव तो कर रहे हैं, लेकिन इतने इंपॉर्टेंट, क्योंकि उनको डर है कि कहीं मैंने अगर इसको मैसेज को रिसीव कर दिया तो मेरे पे वर्कलोड ना आ जाए, तो डर के मारे हो सकता है वो मैसेज को ना मतलब ध्यान दे। तो जब आपकी क्वालिफिकेशन, जैसे आप कोई बात अगर कर रहे हो, आप सीडी ड्राइव पेन ड्राइव की बात कर रहे हो, आपकी मम्मी है या आपकी दादी है, आपकी बातों को नहीं समझ पा रही है, तो यहाँ डिफरेंस क्या आ गया, यहाँ एजुकेशन का डिफरेंस आ गया। तो आपके एजुकेशन, आपकी इंटेलेक्चुअल डिफरेंस की वजह से आपके परसेप्शन, आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी फीलिंग्स, आपकी थिंकिंग, आपके व्यूज, ये सब अलग अलग होते हैं। ग्रुप एफिलेशन, ग्रुप एफिलेशन मतलब कि जहां पे आपने ग्रुप बना लिया, एक ग्रुप बन गया बहुत मस्ती करने वाले हैं, एक ग्रुप बन गया बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं, वो सारा टाइम क्या करते हैं, पढ़ने की बातें करेंगे, वो प्लानिंग बनाएंगे स्टडी की, और जो हम मस्ती करने वाले वो पार्टीज की प्लानिंग बनाएंगे, तो वो उनके आपस में जो पार्टी करने वाला है उनके स्टडी वालों से कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होगा, है ना। पोजिशनल डिफरेंस अमंग द पर्सनल, तो पोजिशनल डिफरेंस का भी फर्क आ गया। सेंडर और रिसीवर, ये डिपेंड करता है कि आपका पोजीशन सेम होना चाहिए। आपका पोजीशन अगर अलग अलग है या ऊपर नीचे है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था, ये अगर जो सुपीरियर बंदा है वो अपने सुबॉर्डिनेट को कोई मैसेज देता है, तो कोई सुपीरियर बंदे को अगर उसका सुबॉर्डिनेट मतलब नीचे का कोई बंदा, जैसे पियून है, वो अगर प्रिंसिपल को कोई मैसेज दे रहा है तो वो ध्यान नहीं देगा, मे भी कई बार ध्यान नहीं देगा कि ये तो मेरे से लोअर पर्सन है तो इसकी बातों को क्या ध्यान देना। और उसी तरह से कई बार ऐसा होता है कि जो सुबॉर्डिनेट होते हैं, जो लोअर पर्सन है, वो हायर पर्सन के बातों पे ध्यान नहीं देते। अगर आपने जैसे कहा कि घर पे भी आप नॉर्मल देखिए, मेड को अगर आप कहते हो यहाँ भी काम कर, यहाँ भी कर, यहाँ भी कर, तो वो कहती है कि मैंने सुना ही नहीं, इसलिए कर देती है क्योंकि उसको वर्कलोड बढ़ जाएगा, है ना। तो इस तरह से वर्कलोड बढ़ने के डर से भी या काम बढ़ने के डर से भी सुबॉर्डिनेट कई बार इग्नोर करते हैं सुपीरियर के इंस्ट्रक्शन को। तो यहाँ पे पोजिशनल डिफरेंस की वजह से भी वर्क प्लेस में डिफरेंस आ जाता है। फंक्शनल रिलेशनशिप, तो सेंडर और रिसीवर अगर उनकी फंक्शनल रिलेशनशिप अलग है, आप अगर कोई बात बोल रहे हो और जो रिसीवर है वो उसको समझ नहीं पा रहा है, फंक्शनल रिसीवर आप इस तरह से समझ लो कि जो सेंडर है वो उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसकी नॉलेज बहुत ज़्यादा है। जैसे कि एक डॉक्टर है, एक डॉक्टर अगर एक क्या कहते हैं मजदूर से बात कर रहा है और वो उसको अगर डॉक्टर की जो मेडिकल टर्म्स में बात कर रहा है तो उनको समझ नहीं आएगा, वो कहेगा एंडोस्कोपी करानी है, वो कहेगा क्या कराना, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। तो यहाँ पे सेंडर अपना मैसेज कन्वे कर रहा है लेकिन रिसीवर को उस लैंग्वेज की, उस टर्म्स की नॉलेज नहीं है, इसीलिए वो आपके मैसेज को समझ ही नहीं पा रहा है।
तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम भी आती है, ये फैक्टर भी अफेक्ट करता है, ठीक है, वर्क प्लेस में। अब बेसिक राइटिंग स्किल समझ लेते हैं क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। राइटिंग पहले होता क्या है? राइटिंग इज अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। राइटिंग एक फॉर्म है कम्युनिकेशन का दैट अलो द स्टूडेंट टू पुट देयर फीलिंग। स्टूडेंट अपना फीलिंग क्या करता है, पेपर पे लिख सकता है। ऑर्गेनाइजेशन अपनी नॉलेज को कन्वे कर सकता है, आर्ग्यूमेंट कर सकता है और वेल ऑर्गेनाइज तरीके से प्रेजेंट कर सकता है। और एडवांस फॉर्म में रिटर्न एक्सप्रेशन में भी इसको एक प्रेजेंट किया जा सकता है, जैसे पोस्टर बना दिया या कोई मैसेज कन्वे करना है तो रिटर्न फॉर्म में, विजुअल फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं। काइंड ऑफ सेंटेंस पहले समझ लेते हैं। सेंटेंस क्या होता है? अ वर्ड दैट इज कंप्लीट इन इटसेल्फ टिपिकली कंटेन अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। एक सेंटेंस जिसमें कंप्लीट, एक ग्रुप ऑफ वर्ड जिसमें कंप्लीट सेंस होना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए, प्रेडिकेट होना चाहिए, जो कि शायद कन्वेइंग अ स्टेटमेंट, स्टेटमेंट कन्वे करे, क्वेश्चन भी पुट कर सकता है, एक्सक्लेमेशन भी कर सकता है और कमांड भी पुट कर सकता है, ठीक है। कंसिस्ट, इसके अंदर क्लॉज भी हो सकता है और सबऑर्डिनेट क्लॉजेस भी हो सकते हैं, तो उसको हम कहेंगे कि सेंटेंस बोलेंगे। बेसिकली सेंटेंस चार तरह के होते हैं, डिक्लेरेटिव, इंटेरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी और इंपेरेटिव। डिक्लेरेटिव कौन से होते हैं? जिसमें आप किसी को कुछ बता रहे हो, टेलिंग समथिंग, और लास्ट में फुल स्टॉप आता है, पीरियड आता है एंड में। इंटेरोगेटिव में आप क्वेश्चन पूछ रहे हो और लास्ट में आपके सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है। एक्सक्लेमेटरी में आप अपने फीलिंग एक्सप्रेस करते हो और लास्ट में आता है एक्सक्लेमेटरी साइन। इंपेरेटिव में आप किसी को कमांड दे रहे हो या फिर आप मतलब रिक्वेस्ट कर रहे हो। अब इसके लास्ट में कई बार फुल स्टॉप आता है और कई बार एक्सक्लेमेटरी साइन आता है। वैसे तो टाइप ऑफ सेंटेंस आपने अपनी इंग्लिश की क्लास में समझ लिए होंगे, सीख लिए होंगे, ठीक है, लेकिन फिर भी आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि कौन से इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं, कौन से एक्सक्लेमेटरी, कौन से इंटेरोगेटिव, कौन से डिक्लेरेटिव, क्योंकि एग्जाम में आपको इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि चार तरह के सेंटेंस बताइए और वो कैसे हैं, तो आपको इस तरह से आंसर देना है कि इंपेरेटिव में गिव कमांड देते हैं, फुल स्टॉप लगता है, डिक्लेरेटिव में स्टेटमेंट होती है, फुल स्टॉप लगता है, इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन आस्क करते हैं, क्वेश्चन मार्क लगता है, एक्सक्लेमेटरी में एक्सप्रेस फीलिंग करते हैं, एक्सक्लेमेटरी साइन लगता है, ठीक है। तो ये आप अच्छे से कर लीजिएगा रिवाइज, ऑल्दो आपने इंग्लिश की क्लास में इसे किया होगा। इसके अलावा आपका जो टॉपिक है दैट इज अ पैराग्राफ। अ पैराग्राफ इज अ सीरीज, पैराग्राफ series that organized and coherent and are all related to a single topic। एक ही टॉपिक को लेकर उससे रिलेटेड सेंटेंस बनाते जाओ और प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड हो, उसको ही हम पैराग्राफ बोलते हैं। An order group of sentences dealing with a single subject is called paragraph। Paragraph writing lead to easy writing। Before writing a paragraph, we must keep in mind what the paragraph is going to be about। It is a collection of sentences that are related to one central topic। पैराग्राफ आपका जो टॉपिक है उसी से रिलेटेड होना चाहिए। अगर आप पोल्यूशन के ऊपर लिख रहे हो तो पोल्यूशन से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अब पैराग्राफ के एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? नंबर 1, ऑब्जेक्ट। किस टॉपिक के ऊपर पैराग्राफ लिख रहे हो वो आपकी हेडिंग होनी चाहिए। यूनिटी होनी चाहिए पैराग्राफ में। अ पैराग्राफ शुड डील्स विद अ सिंगल सब्जेक्ट। एक ही टॉपिक के ऊपर बात करेंगे पूरे पैराग्राफ में। द लीडिंग सेंटेंसेस शुड फोकस ऑन द मेन आइडिया। और जो आगे के सेंटेंस है वो मेन आइडिया को ही लीड करेंगे। कनेक्टिविटी शुड बी यूज्ड और कंटिन्यूटी में रहेगा। अगर आप पहले बेनिफिट बता रहे हो, फिर नुकसान बताओगे, फिर आप बताओगे कि विच वन इज बेस्ट, ठीक है। ऑर्डर होना चाहिए। ऑल सेंटेंस शुड बी लॉजिकली अरेंज्ड एंड वेल कनेक्टेड विद वन अनदर, कीपिंग इन माइंड एंड मेन आइडिया ऑफ द पैराग्राफ। वेराइटी होना चाहिए। वेराइटी मीन्स ऑफ द वेराइटी ऑफ पॉइंट, वेराइटी ऑफ फैक्ट्स, यानी एक ही लाइन को आप रिपीट करते जाए। आप जो अलग अलग सेंटेंस लिख रहे हैं उसमें वेराइटी होनी चाहिए। सिंस द लैंग्वेज
सिंस द पैराग्राफ डील विद ओनली वन थीम, हालांकि पैराग्राफ एक ही टॉपिक को चला रहा है लेकिन उसके अलग अलग एस्पेक्ट्स, अलग अलग सेंटेंस होते हैं। शॉर्ट सिंपल सेंटेंस होने चाहिए, शुड बी यूज लैंग्वेज शुड बी ग्रामेटिकल साउंड, और ग्रामेटिकल कोई एरर नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आप पैराग्राफ को कंप्लीट करेंगे। पैराग्राफ के देखो पार्ट्स होते हैं, पहला पार्ट जो होता है टॉपिक उसका, फिर आप सेंटेंस लिखोगे जिसमें कि आप सबऑर्डिनेट डिटेल डालोगे कि पैराग्राफ है क्या, मतलब किस टॉपिक के बारे में। जैसे पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन का डिफाइन लिख दिया, फिर टाइप ऑफ पॉल्यूशन लिख दिया, तो फिर दूसरा पैरा में आप उसकी डिटेलिंग और डाल देंगे। फिर टाइप ऑफ पॉल्यूशन में आप कैसे रोक सकते हैं वो डाल सकते हैं, एंड लास्ट में उसको कंक्लूजन करेंगे कि क्या करना चाहिए। ओके, तो इस तरह से कुछ एक्टिविटीज भी आपको दी हुई है कि आप पैराग्राफ राइटिंग, ऑल्दो आप पैराग्राफ राइटिंग भी अपनी क्लास इंग्लिश में कर चुके होंगे बहुत बार प्रैक्टिस। लेट्स रिवाइज द टॉपिक। जो हमने टॉपिक करे हैं एक बार उनको रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट टॉपिक था हमारा पर्सपेक्टिव इन कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का दृष्टिकोण किस तरह से बदल, दृष्टिकोण का असर हमारी कम्युनिकेशन के ऊपर कैसे पड़ता है। विजुअल परसेप्शन, विजुअल परसेप्शन मतलब हमने जैसा देखा है उसका असर पड़ेगा। लैंग्वेज का असर पड़ता है, हमारी लैंग्वेज अगर अलग अलग है तो हम उसकी वजह से भी हमारा दृष्टिकोण चेंज हो जाता है। जैसे कोई तू तू करके बात कर रहा है तो हम कहते हैं कितना बदतमीज है ये ना, तो इस तरह से हमारा दृष्टिकोण बन जाता है एक उसकी कम्युनिकेशन की वजह से। पास्ट एक्सपीरियंस, किसी के साथ हमारा पास्ट एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है तो हमारा दृष्टिकोण पहले से ही, बात करने से पहले ही, कम्युनिकेट करने से पहले ही हमारा दृष्टिकोण बन जाता है कि उसने पिछली बार मेरे से ऐसे लड़ाई करी थी, मैं तो नहीं उससे ढंग से बात कर रहा। प्रेजुडाइज, प्रेजुडाइज का मतलब कि आप पहले से ही सोच के लगते हो अरे वो तो कितना बड़ा बंदा है, वो क्यों हमसे ढंग से बात करेगा। तो पहले से ही आप अपना आपकी जो सोच है उसकी वजह से भी आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव होता है। फीलिंग, जिस दिन आपका ये जो डील कर रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो किसी से, तो उस दिन आपकी फीलिंग कैसी है तो वो भी आपके कम्युनिकेशन के ऊपर असर डालती है, आपके दृष्टिकोण पर असर डालती है। एनवायरमेंट, वहाँ का एनवायरमेंट कैसा है, मतलब आप स्कूल में बात कर रहे हो, प्रिंसिपल से बात कर रहे हो, या मदर से बात कर रहे हो, या फिर आप अपने फ्रेंड में बात कर रहे हो, तो वो एनवायरमेंट भी आपके कम्युनिकेशन के तरीके पर असर डालती है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट टॉपिक था हमारा फैक्टर अफेक्टिंग कम्युनिकेशन एट वर्क प्लेस। अगर आप कहीं काम करते हो तो वहां पर कौन कौन से फैक्टर है जो आपके कम्युनिकेशन पर असर डालते हैं। पहला है कल्चरल डाइवर्सिटी, कल्चर, आप कोई अलग अलग कल्चर से बिलोंग करता है तो उसकी वजह से भी आपके बात करने के तरीके पर असर आता है। मिसअंडरस्टैंडिंग, किसी के बारे में आपको गलत फहमी है तो उसकी वजह से भी आप पर ढंग से बात नहीं कर पाते हैं। इमोशनल डिफरेंस, हर एक की फीलिंग्स अलग अलग है, हर एक के इमोशंस अलग अलग हैं, तो वो भी आपके कम्युनिकेशन पे, वर्क प्लेस पे, कहीं पे जॉब कर रहे हो तो वहाँ पे असर डालती है। ठीक है, किसी बात पे गर्ल्स बड़ी सेंसिटिव हो जाती है लेकिन बॉयज को फर्क नहीं पड़ता, तो इस तरह से इमोशनल डिफरेंस होता है। जैसे डॉक्टर का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि डॉक्टर स्ट्रांग होते हैं लेकिन आप वही बात सुन के बड़े ढीले पड़ जाते हो, और उन्हें स्ट्रांग इसलिए होना होता है क्योंकि उन्हें डील करना है ना, उनको ये स्टिचिंग करनी है, इंजेक्शन लगाने हैं। अगर वो भी सेंसिटिव हो जाएंगे आपकी तरह तो वो कैसे पेशेंट को डील करेंगे। पास्ट एक्सपीरियंस, पास्ट एक्सपीरियंस मतलब किसी पर्टिकुलर के साथ आपका पास्ट एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है तो वो आपके कम्युनिकेशन को इफेक्टिव करता है, और वहीं दूसरी तरफ अगर बहुत अच्छा है तो वो भी आपके कम्युनिकेशन को इन्फ्लुएंस करेगा। इंटेलेक्चुअल और एजुकेशन डिफरेंस, अगर किसी के साथ आपका इंटेलेक्चुअल और एजुकेशनल डिफरेंस है तो वो भी आपके कम्युनिकेशन के ऊपर असर करता है, आप उससे डील उसी हिसाब से करोगे। एक डॉक्टर डॉक्टर से जिस तरह से बात कर सकता है पेशेंट से उस तरह से नहीं बात कर सकता है ना, जैसे आप अपने फ्रेंड से या टीचर से बात कर सकते हो तो उस तरह से आप किसी और से बात नहीं कर सकते, तो ये भी असर करता है आपके कम्युनिकेशन पे।
ग्रुप एफिलिएशन, ग्रुप एक ग्रुप बन जाता है, जैसे आपका फ्रेंड सर्कल का ग्रुप बन चुका है, तो वो ग्रुप भी आपके बात करने के तरीके पे असर करता है। जैसे कि मतलब सोशल सर्विस का ग्रुप है तो वो सोशल सर्विस की बात करेगा, अगर कोई बेनिफिट ग्रुप है तो वो बेनिफिट के अकॉर्डिंग बात करेगा, शेयर मार्केट का ग्रुप शेयर मार्केट के अकॉर्डिंग बात करेगा, है ना। पोजिशनल डिफरेंस के जो मैंने अभी बोला था, जो हाई पोस्ट का पर्सन है वो लोअर पोस्ट के पर्सन की बात को थोड़ा सा हो सकता है ध्यान से ना सुने, ये मे भी पॉसिबल है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जैसे अगर बॉस है, बॉस प्यून की बात को ध्यान से नहीं सुन रहा, उसी तरह से प्यून है वो बॉस की बात को इग्नोर करने की कोशिश करेगा, कहीं उस पर वर्कलोड ना बढ़ जाए। तो ये पोजिशनल डिफरेंस भी कम्युनिकेशन के ऊपर असर करता है। फंक्शनल रिलेशनशिप, फंक्शनल रिलेशनशिप मतलब लैंग्वेज आ जाती है कि जिससे हम कम्युनिकेट कर रहे हैं उसको हमारी लैंग्वेज समझ भी आ रही है कि नहीं आ रही है। तो जैसे कि डॉक्टर की लैंग्वेज है, डॉक्टर अगर अपनी मेडिकल लैंग्वेज में बात कर रहा है तो वो इम्पॉसिबल मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है कि एक मजदूर के लिए, एक जिसको वो लैंग्वेज नहीं आती तो उसको वो लैंग्वेज समझना। एक इंजीनियर अगर बात कर रहा है किसी टॉपिक के बारे में, किसी मशीनरी के बारे में, वो अपनी इंजीनियर लैंग्वेज में बात कर रहा है। और अगर छोटे बच्चे से अगर आप बात करो, अगर छोटे बच्चे से आप साइंस के बड़े बड़े थीसिस डिस्कस करना शुरू कर दो तो वो समझेगा नहीं ना। तो नेचुरल दैट वे कि फंक्शनल रिलेशनशिप कैसा है, उसको वो चीज़ की नॉलेज है कि नहीं, वो भी कम्युनिकेशन पे असर करती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक था राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल में हमने पढ़ा था काइंड ऑफ सेंटेंस, देयर आर 4 काइंड ऑफ सेंटेंस। डिक्लेरेटिव, डिक्लेरेटिव में सिर्फ स्टेटमेंट आती है और लास्ट में फुल स्टॉप लगता है। इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन पुट किया जाता है और लास्ट सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगता है। इम्पेरेटिव में आप ऑर्डर देते हो किसी को या रिक्वेस्ट करते हो और सेंटेंस के लास्ट में आप क्या करते हो, कभी फुल स्टॉप लगाते हो और समटाइम एक्सक्लेमेशन साइन लगाते हो। एक्सक्लेमेटरी में फीलिंग एक्सप्रेस करते हैं और सेंटेंस के लास्ट में एक्सक्लेमेटरी साइन यूज करते हैं। और हमने समझा था पैराग्राफ। पैराग्राफ क्या है, ग्रुप ऑफ सेंटेंस है जो कि लीड करता है एक ही टॉपिक को। तो पैराग्राफ के पार्ट है टॉपिक ऑफ सेंटेंस, जिसमें पैराग्राफ का टॉपिक होना चाहिए, और सपोर्टिंग सेंटेंस जिसमें कि उस टॉपिक को डिस्क्राइब करोगे। आप 3 पैराग्राफ 4 पैराग्राफ लिख दोगे तो उसमें उस पर्टिकुलर टॉपिक को पूरा डिस्क्राइब करोगे, तो उसको सपोर्टिंग सारे सेंटेंस लिख दोगे और लास्ट में आप उसको कंक्लूड करोगे, कंप्लीट करोगे। यानी कि ऐसे ही छोड़ देना पैराग्राफ, लास्ट में कंप्लीट करना है, अपना व्यू भी रखना है। Hope this video is helpful for you to understand the chapter. नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर और एमसीक्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।